हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सिक्स क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने गुप्त वंश को बहुत डिटेल में जाना था, गुप्त वंश के बारे में। फिर हमने जाना था कि इस चैप्टर में जो मेनली बता रखा है कि समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति मिली है, प्रशस्ति पत्र मिला है, जिसके जरिए बताया गया है कि गुप्त वंश में किस तरह की चीजें हुआ करती थी उस टाइम पर, किस तरह की शासन व्यवस्था थी और राजा के बारे में क्या लिखा है। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हर्षवर्धन और हरिश्चरित्र के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें गुप्त वंश के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देख सकते हैं। मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाली है, एक थ्योरी की और एक एमसीक्यू की। तो आपको जो भी देखना है, थ्योरी या एमसीक्यू, अपने अनुसार आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। सबसे पहले एट्थ क्लास की वीडियोस खुलेंगी, फिर सेवन्थ की, और उसके बाद में सिक्स क्लास की खुलेंगी। तो आपको एमसीक्यू देखना है, एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। 6 से 10 तक की काफी सारी बुक कंप्लीट करा दी है, धीरे धीरे करके मैं करा रही हूँ जितनी भी बुक रह रही है। क्वेश्चन आंसर बनाने में काफी ज्यादा टाइम मुझे लगता है, तो इसलिए कभी कभी वीडियो स्किप हो जाती है, कोई 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 दिन नहीं आती है आपकी वीडियो। उसका मेन कारण यही होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर बनाने में टाइम लगता है। तो अगर आपको ये सभी प्लेलिस्ट भी देखनी है, तो आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। देखो, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था या राज्य था, राज्य कहेंगे, साम्राज्य तो बहुत बड़े होते हैं, राज्य होते हैं छोटे राज्य। छोटे राजाओं को राजा बोलते थे, ठीक है, बड़े राजाओं को सम्राट बोलते थे। जैसे सम्राट अशोक थे, लेकिन जो हर्षवर्धन है वो केवल राजा थे। और इनका जो शासन था, ये नर्मदा नदी से पहले पहले था, ठीक है, बाद वाला नहीं था, ऊपर वाला, यानी कि उत्तर भारत में था हर्षवर्धन का शासन। तो ये इनकी मैं एक बार वंशावली आपको बता देती हूँ कि हर्षवर्धन का जो राज्य था, उसकी नींव नरवर्धन ने रखी थी, ठीक है। और नरवर्धन के बाद थे राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के बाद थे आदित्यवर्धन। और जो हर्षवर्धन है, उनके पिता का नाम था, जो चौथे नंबर के राजा थे, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन के बाद पांचवा नंबर था हर्षवर्धन का। और ये इस वंश के लास्ट शासक थे, ठीक है। आगे बताया जाएगा कि इनके शासनकाल कैसे हुआ। तो इनकी माता का नाम था, हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती, ठीक है। और राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। और राज्य कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी हैं, जिनमें से एक है कदम्बरी, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। और ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे, शिव की आराध्य या आराधना करते थे, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में हम देखते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उस तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 वर्ष साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। अब देखो, हर्षचरित्र के बारे में अगर पूछा जाए तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। और किस राजा के विषय में लिखी गई है, तो हर्षवर्धन के विषय में लिखा हुआ है इसमें। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजाएं बनने तक का वर्णन दिया हुआ है। अभी जो मैंने वंशावली आपको बताई थी कि पहले नंबर के राजा थे जिन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की थी, नरवर्धन। दूसरे नंबर के थे राज्यवर्धन। तीसरे नंबर के थे आदित्य वर्धन। चौथे नंबर के प्रभाकर वर्धन। और पांचवें नंबर के थे हर्षवर्धन, ठीक है। ये सब कहाँ पर लिखा हुआ मिला है, ये बाणभट्ट ने जो इनकी जीवनी लिखी है, यानी कि इनके जीवन का पूरा परिचय लिखा है हर्षचरित्र में, उसमें देखने को मिलती है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजाओं का वर्णन तक सब कुछ लिखा है। और उसमें ही ये लिखा है कि चीनी यात्री वेन शांग, जिसके बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ चुके हो, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, ठीक है। ये चीनी यात्री थे वेनशांग, और ये काफी समय तक भारत में रहे। और ये जब ये गए तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को हमारे देश से लेके गए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के उपासक थे। नेक्स्ट है, इसमें काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है, या कि यानी कि हर्षवर्धन के बारे में वेनशांग ने भी काफी सारी चीजें लिखी है। हर्ष अपने पिता के सबसे छोटे बेटे नहीं थे, सॉरी, सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद
जाने के बाद थानेश्वर के राजा बने। थानेश्वर किसकी राजधानी थी? वर्धन वंश की। ठीक है। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। कन्नौज कहाँ है? यूपी में। ठीक है। कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। क्या हुआ कि इनके बहनोई का युद्ध हुआ था बंगाल के शासक के साथ। तो बंगाल के शासक ने क्या किया? इनके बहनोई को मार दिया था, यानी कि इनके जीजा की मृत्यु कर दी थी और इनकी बहन को बंदी बनाकर ले गया था। बाद में हर्ष ने क्या किया? हर्षवर्धन ने कि जो कन्नौज को अपने अधीन ले लिया, जो भी उनके जीजा की राज्य था उसको अपने अधीन ले लिया था और बंगाल के नदेश पर आक्रमण किया, यानी कि बंगाल के राजा पर आक्रमण किया और बंगाल को जीत लिया था। सॉरी। नेक्स्ट इसमें दे रखा है मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलताएं मिली उतनी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली, यानी कि जो सबसे बड़ी उनकी जीत थी वो बंगाली था, उसके बाद उन्हें उतनी सफलताएं नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड ने उन्हें रोक दिया, उन्हें हरा दिया और उनकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में पुलकेशिन सेकंड ने, जो चालुक्य नरेश था यानी कि चालुक्य राजा था, वहां उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। मतलब वर्धन के साम्राज्य, अब वर्धन के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य के पूरे मालिक कौन हो गए? चालुक्य नरेश हो गए। और ये इतिहास में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन की ये बहुत बड़ी भूल थी, जो ये दक्षिण की तरफ आक्रमण करने के लिए गया था, यानी कि दक्षिण को जीतने की इसकी चाह की वजह से इसका जो राज्य था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है। वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में था, उसको लग रहा था कि जब मैंने बंगाल को जीत लिया तो मैं दक्षिण भारत को भी जीत लूंगा, मेरा साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। ये केवल उसकी भूल थी। नेक्स्ट है इसमें पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। मैंने अभी आपको बताया कि प्रशस्ति का क्या मतलब होता है कि राजा की प्रशंसा में जो उनके राजदरबारी जो भी लेख लिखते थे उनको प्रशस्तियां बोलते थे। ठीक है। प्रशंसा का मतलब है कि उसमें राजा की सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती थी कि राजा ने इतने युद्ध जीते, राजा ने ये राज्य में सुधार करे, जनता को ये सुविधा दी, रोड बनाई, ये करा वो करा, ये सारी चीजें। ठीक है। मतलब राजा की तारीफ ही उसमें लिखी होती थी। आइए देखते हैं कि पल्लव शासक और चालुक्य शासकों के बारे में क्या लिखा मिला है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी के डेल्टा तक था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। अब आइए हम मैप में एक बार देख लेंगे कि ये दोनों जो राजवंश थे वो कहाँ थे। देखो पल्लव कहाँ थे? कांचीपुरम, यानी लगभग आजकल का तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु की स्थिति ये है तो तमिलनाडु होगा ये कांचीपुरम। और ये एहोल जो है ये चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। तो ये लगभग कर्नाटक आप मान सकते हैं इसको। ठीक है। जो चेर थे वो कहाँ थे? केरल में, है ना। और अमरावती कहाँ है? ये है आपके आंध्र प्रदेश में, है ना। तो ये हम मेन जो पढ़ रहे हैं वो चालुक्य वंश को पढ़ रहे हैं। चालुक्य वंश कहाँ था? एहोल। एहोल यानी कि कर्नाटक में था, जबकि जो पल्लव राजवंश था वो कांचीपुरम यानी कि तमिलनाडु में था। ठीक है। ये मैं मैप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन सा राजवंश कहाँ था। ठीक है। मैप से देखेंगे तो ज्यादा ध्यान रहेगा आपको। ठीक है। नदियों के बारे में भी दे रखा है, आप दोबारा से मैप देखिए और नदियों के बारे में भी देखिए कि कौन सी नदी कहाँ बह रही है। ठीक है। नदियों से ही जो राज्य होते थे पहले, नदियों से और पहाड़ पर्वतों से ही उनकी सीमा का निर्धारण होता था कि किस नदी से किस नदी तक किस राजा का शासन चल रहा है, किस नदी से किस नदी तक कौन से राजा का शासन चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह एक धार्मिक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण करते थे। ठीक है। यानी कि इन दोनों में क्या रहता था? टकराव सा रहता था। पल्लव चालुक्य और आपस में क्या करते रहते थे? युद्ध करते रहते थे। नेक्स्ट है इसमें पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके बारे में हमें राजदरबारी रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय की के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनके बारे में कई बातें आप ध्यान रखना कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के थे? तो चालुक्य राजवंश के थे। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि चालुक्य राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है। और इनकी प्रशस्ति किसने लिखी है?
इनकी प्रशंसा किसने लिखी है? इनकी प्रशंसा लिखी है रवि कीर्ति ने, ठीक है, जो इनके राज दरबारी थे। इसमें उनके पूर्वज, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। देखो, अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत में जितने भी राजवंश थे, ज्यादातर राजवंश में क्या होता था कि जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या होता था, बड़े बेटे को राज मिल गया, ठीक है, फिर उसके बेटे को राज मिलेगा, फिर उसका जो बड़ा बेटा होगा, मतलब बड़े बड़े बेटे को राज मिलता था। लेकिन यहाँ पर दूसरा था, यहाँ पर क्या था, पहले कोई राजा बनेगा, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति का बड़ा पुत्र राजा बनेगा, जब उस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी या कुछ भी दिक्कत होगी, तो फिर उसका छोटा बेटा राजा बनेगा। यानी कि पहले सारी भाइयों में भाइयों की बारी आएगी, उसके बाद बच्चों की बारी आएगी, ठीक है। अगर भाई की बात देखी जाए तो भाई भाइयों का जो प्यार है वो दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलता है उत्तर भारत के अकॉर्डिंग, ठीक है। उत्तर भारत में एक मर्यादा टाइप का था, जैसे हम कह सकते हैं जैसे रामायण में था कि जो बड़ा पुत्र है उसके हाथ में ही सब कुछ रहेगा, ठीक है, पूरे जो राज्य है उसकी बागडोर किसके हाथ में रहेगी? बड़े बेटे के हाथ में रहेगी, ठीक है। उसके बाद उसके बेटे को राज मिलेगा, उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा होगा उसको राज मिलेगा, ठीक है। तो बड़े बड़े बेटे की प्रथा थी। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इसमें भाइयों को मिलता था, ठीक है। अगर इस भाई की मृत्यु हो जाएगी तो इस भाई को मिलेगा, इस भाई की मृत्यु हो जाएगी तो उस भाई को मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज ज्यादा देखने को मिली, और कई सारे राजवंश ऐसे हैं दक्षिण भारत के कि उन्होंने अपने भाई के लिए युद्ध लड़े और उनके अपने भाइयों को सेपरेट राज दिलवाए, ठीक है, मतलब अपने भाई के लिए ही युद्ध लड़ाया है और जीतने के बाद वो पूरा की पूरा राज्य अपने भाई को ही दे दिया है। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है। अभी जब आगे वाली क्लासों में आप आगे का इतिहास पढ़ेंगे तो आप जान सकेंगे इन सारी चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री तट इलाकों में अभियान चलाए, ठीक है। कहाँ? पूर्व में भी चलाए और पश्चिम में भी चलाए, ठीक है, दोनों तरफ चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था, जो आपने पढ़ा था आगे कि हर्ष ने उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके जीत लिए थे, लेकिन जैसे ही वो नर्मदा नदी को पार करने लगा तो किसने रोका था? उसको चालुक्य ने रोका था। चालुक्य राजवंश के पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, और पल्लव राजा के ऊपर से सॉरी पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा दिया था, हर्ष को। और उसके बाद पुलकेशिन जो द्वितीय था उसने उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। कांचीपुरम क्या था? पल्लव राजाओं की राजधानी थी, ठीक है। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय का इतना ज्यादा प्रभाव था कि उसने न केवल हर्ष को हराया था, जबकि पल्लव शासकों को भी धूल चटा रखी थी उस टाइम पर। नेक्स्ट है, चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, ठीक है, यानी कि उनकी जो विजय हुई वो थोड़े समय की थी, क्योंकि जो पल्लव थे और चालुक्य थे वो दोनों आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए उनका जो राजवंश था वो कमजोर होता चला गया। बाद में क्या हुआ, जो पल्लव शासक थे, पल्लवों का शासन कहाँ था? तमिलनाडु की तरफ, ठीक है। तो जो पल्लव शासक थे उनको चोल राजवंशों ने समाप्त कर दिया, जो फिर धीरे धीरे चोलों का प्रभाव बढ़ता रहा और पल्लवों को वो खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। और चोल राजवंश स्थापित होता रहा, समृद्ध होता रहा। और जो राष्ट्रकूट है उन्होंने चालुक्यों को खत्म कर दिया, क्योंकि देखो पड़ोसी को सब कुछ पता होता है आपके बारे में कि आपके घर में क्या चल रहा है, ठीक है। उसको अपने घर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आपके घर के बारे में सब पता होता है। अब अगर हम एक बारी हम मैप में देख लेते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये यहाँ था चालुक्य राजवंश। बाद में जो इनके सामंत वगैरह थे उन्होंने ही अपना प्रभाव दिखाया, और बाद में इन चालुक्यों का राजवंश खत्म हो गया और राष्ट्रकूटों का शुरू हो गया था, ठीक है। जो कुछ शक्तिशाली आसपास के लोग होते थे वो ही इस राजवंश को हड़प लेते थे, जब उसको उनको पता चलता था कि कहीं ना कहीं राजा कमजोर हो रहा है, सेना कमजोर हो रही है, क्योंकि सब पता रहता है, आस पड़ोसियों को भी पता रहता है, घर वालों को भी पता रहता है। और जब भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना होगी, या तो उसमें कोई घर का मिलेगा या पड़ोसी मिलेगा, ठीक है। घर में चोरी हो या मर्डर हो या कुछ भी हो, लेकिन होते आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, आपके घर में कितनी धन दौलत है, सब कुछ पता होता है पड़ोसियों को। तो ये जो ये जो दोनों राजवंश थे, चालुक्य और पल्लव, इनको क्या किया, इनके ही आसपास के लोगों ने इनको खत्म कर दिया धीरे 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 करके, और दो राजवंशों की स्थापना हुई। कौन से? राष्ट्रकूट चालुक्यों का राजवंश उन्होंने धीरे धीरे हथिया लिया, और जो चोल है उन्होंने पल्लवों को हथिया लिया, ठीक है। और इनके बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 में मैंने ये सारे चैप्टर करा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन राज्यों
का प्रशासन कैसे चलता था। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। यानी कि ये क्या करते थे, टैक्स से ही काम चलाया करते थे। यानी कि जो भी कृषि पर टैक्स लगता है उस टैक्स से ही ये काम चलाया करते थे, यानी कि अपने राज्य का पूरा कार्यभार किया करते थे। देखो, राजा अपने घर से कभी पैसे नहीं लगाएगा जनता की भलाई के लिए, या स्कूल बनवाने या हॉस्पिटल बनवाने या कुछ भी जनता की भलाई का काम करना है, रोड बनवानी है, ठीक है, लोगों को कुछ दान में चीजें देनी है, तो राजा राजा हो या आजकल का की सरकारें हो, हमारे हम भारत की बात करें तो सरकारें हो, कोई अपने घर से नहीं देता है। वो क्या करते हैं, जनता से टैक्स लेते हैं और उसी टैक्स को आपको लौटाते हैं किस रूप में, आपके विकास के रूप में। ठीक है, जो आपसे टैक्स के रूप में लेंगे उसी से ही वो रोड बनाएंगे, आपके लिए घर बना के देंगे। वो जो गरीबों के लिए जो जितनी भी योजनाएं होती हैं वो सब उस टैक्स के पैसे से ही होती है। तो इनके यहाँ क्या था, जो आमदनी थी राजा की मुख्य थी वो कृषि कर, यानी कि भूमि कर, यानी कि जो कृषि किसानों पर लगाया जाता था। एक तरह से ये किस पे लगाया जाता था, किसानों पे लगाया जाता था कर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। ठीक है, धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए अब देखिए राजा ने कौन कौन से कदम उठाए ताकि जनता का समर्थन हमेशा उनके साथ रहे। पहला बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण शासकीय पद आनुवंशिक बने रहे, अर्थात बेटा अपने पिता का पद पाता था। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, यानी कि वो क्या करते थे, वो न्याय करते थे। अब आनुवंशिक का मतलब होता है कि जिस पोस्ट पे आपके पापा थे वही पोस्ट आगे जाके आपको भी मिलेगी, और फिर आपके बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी। तो कई पीढ़ियों से एक ही परिवार के जो व्यक्ति होते थे उनको राजा के यहाँ जो जॉब थी वो सुरक्षित रहती थी, स्थायी रहती थी, और उसी राजघर के बच्चे को, मतलब उसी परिवार के बच्चों को आगे आगे मिलती रहती थी। अनुवांशिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कोई चीज। ठीक है, तो ये क्या कैसा पद होता था, अनुवांशिक होता था, जैसे कि इन्होंने हरिशेन के बारे में बताया है। नेक्स्ट दे रखा है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिशेन के बारे में लिखा है, ये महादंड नायक भी थे। ठीक है, यानी कि एक न्यायाधीश के रूप में भी काम करते थे, एक जज के रूप में भी काम करते थे। साथ साथ कुमार मात्या अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, और संधि विग्रही भी थे। यानी कि कभी जैसे युद्ध होता है तो ज्यादातर हर देश की ये पहल रहती है कि युद्ध को टाला जाए, क्योंकि युद्ध से किसी एक देश को नुकसान नहीं होता, जबकि उस युद्ध में जितने भी देश शामिल होते हैं उन सभी को नुकसान होता है। क्योंकि जो सेना का खर्चा होता है वो तो होएगा ही नहीं, चाहे बम बम उधर से डाले जाएं दुश्मन देश से, या इधर से डाले जाएं, उनको बनाने में तो पैसे लगते ही हैं। तो युद्ध में हमेशा नुकसान रहता है, जीतने वाले का भी और हारने वाले का भी। तो ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि युद्ध को टाला जाए। तो ये काम भी किसका था, हरिशरण का ही था, कि सामने वाले को पहले शांति प्रस्ताव भेजा जाए दुश्मन देश को, और उनको समझाया जाए कि भाई युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है, इस तरह की चीजें। तो ये काम भी हरिसेन का था। तो हरिसेन के पास कितने पद थे, 3 पद थे। महादंड नायक का पद था, और वह एक महत्वपूर्ण मंत्री मंत्री भी थे, और संधि विग्रही भी थे। संधि विग्रही का मतलब समझ गए ना, संधि करना, समझौता करना, इस तरह का। एक तरह से आप मान सकते हैं कि विदेश मंत्री थे। ठीक है, विदेश से जो जो भी बात देखना है, विदेशी मामले, वो सब इनका ही काम था। नेक्स्ट देखते हैं, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासक में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है, यानी कि जो व्यापारी होते थे उनका जो ग्रुप होता था उनके नेता को क्या बोलते थे, सार्थवाह। ठीक है, और प्रथम कुलिक किसको बोलते थे, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, है ना, या कार्यस्थलों यानी लिपियों के प्रधान जैसे लोग। यानी कि उनको लिखना आता था, पढ़ना आता था, वो कौन होते थे, शिल्पकार होते थे। क्योंकि पहले जो लिखने का काम था वो ज्यादातर पत्थरों पर किया जाता था या ताड़पत्रों पर किया जाता था। तो उनको भी किस श्रेणी में लिखा रखा गया है, शिल्पकार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इसमें भी कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वह अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, जो इन दोनों राजवंशों के साथ भी वही वाली चीज हुई थी, चालुक्य राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश के साथ भी यही सारी सारी चीजें हुई थी।
जैसे हरिसेन का इन्होंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था उनका जो पद था। अब देखो ऐसे लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं कि कई पीढ़ियों से सरकारी जॉब बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, जिस दिन से उनका जन्म होगा उस दिन उनका निश्चित हो जाएगा कि भाई बड़े होके इनको यहाँ राजा के यहाँ जॉब मिल जाएगी। तो वो शक्तिशाली भी हो जाते थे। दूसरा ये है कि जब दादा ने भी वही काम किया है, पापा ने भी वही काम किया है, तो अनुभव भी बहुत अच्छा होता था। उनको पता होता था कि राजवंश कैसे चलाए जाते हैं, राज्य का काम वगैरह कैसे होता है, राजा को कैसे डील करना है, सब कुछ उनको पता होता था। तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो मंत्री होते थे ना राजा के, जैसे ही उन्हें पता चलता था कि राजा कमजोर होने लगा है, राजा की शक्तियां कमजोर होने लगी हैं, तो वो राजा के साम्राज्य को हड़प लेते थे। ठीक है, वो राजा के राज्य को हड़प लेते थे। ठीक है, ऐसा बहुत बार देखा गया दक्षिण भारत के इतिहास में। एक एक नई प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुव्यवस्थित या सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सेना होते थे, पर साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। सेना नायक का मतलब होता है सेनापति, जो एक सेना की टुकड़ी की देखभाल करेगा, उसको प्रशिक्षित करेगा, यानी उनको ट्रेनिंग देगा, वो उनको हथियार चलाने सिखाएगा, ये सारी चीज जो करेगा उसको बोलते हैं सेना नायक। जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ भूमि दान दे दी जाती थी, यानी कि कुछ भूमि का जो टैक्स था वो ये वसूलते थे सेना नायक, और उसके बदले में एक टुकड़ी को पालते थे। टुकड़ी का मतलब हो गया इनका अलग अलग क्राइटेरिया होता होगा, जैसे 1,000 सैनिक पालने का या 10,000 सैनिक पालने का, उसके बदले में आप इतने गाँव में से टैक्स वसूल कर सकते हो। तो राजा ने ये काम उनको दे रखा था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। ठीक है, क्या करते थे, युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। और आगे आपको 7th क्लास के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, जो सामंत थे बाद में इन्होंने पूरा की पूरा राज्य ही हड़प लिया था या अधिकार जमा लिया था अपना, क्योंकि ये काफी शक्तिशाली हो गए थे और इनको पता था कि किस तरह से चीजें होती हैं। जहां कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, यानी कि कमजोर हो जाते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। स्वतंत्र होने की का मतलब है कि ये अपना राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, अपनी शक्तियों को दिखाते थे। 7th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दक्षिण भारत के राज्यों में सभाएं। दक्षिण भारत में जो राजवंश चलते थे उसमें किस तरह की सभाएं होती थी उसके बारे में यहाँ पर दिया है। आइए देखते हैं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इसमें एक था ब्राह्मण स्वभूमियों ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करने का काम करती थी, जिनके इलाके में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, ब्राह्मणों का क्या क्या काम होता था, पूजा पाठ कराना या फिर राजा के बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, अमीर घर के बच्चों को पढ़ाना, ये काम होता था ब्राह्मणों का। और जो किसान होते थे उनका काम था कृषि करने का। वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही है। ठीक है, अब देखो शब्दावली पूछी जाती है। उर का क्या मतलब है, उर का मतलब होता है ग्राम सभा। ठीक है, उर का क्या मतलब होता है, ग्राम सभा। कई बार पूछ लिया जाता है। नगरम, नगरम का मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, नगरम का क्या मतलब होता है, व्यापारी। तो ये दोनों चीज आप याद रखना कि एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। देखो ये जो शासन प्रणाली थी, बिल्कुल यही शासन प्रणाली किसने अपनाई थी, मुगलों ने भी अपनाई थी। आपको ध्यान होगा कि जो मनसबदारी प्रथा थी वो क्या थी, वो यही तो थी कि सेना की एक टुकड़ी को पालने के लिए राजा या बादशाह क्या करता था, जो मुगल थे वो क्या करते थे कि एक एरिया का टैक्स वसूलने का अधिकार उनको दे देते थे। ठीक है, मनसबदारी प्रथा में यही चीज थी। नेक्स्ट देखते हैं उस जमाने में आम लोग। अब देखो आम लोग कैसे होते थे। साधारण साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। यानी कि हमें कैसे पता चल रहा है कि आम लोग उस टाइम पे कैसे थे। राजवंशों के बारे में हमने बात कर लिया कि राजवंश में जो लोग होते थे कैसे होते थे, मंत्री कैसे होते थे। अब हम बात कर रहे हैं कि आम लोग कैसे होते थे। देखो आम लोगों के बारे में पता चलता है हमें उन किताबों से जो बहुत राजदरबारियों ने लिखी है आम लोगों के बारे में। देखो इसमें से एक नाटक लिखा है कालिदास जी ने। ठीक है, कालिदास अपने, देखो कालिदास कौन थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार में थे कवि। ठीक है, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है।
इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग, महिलाएं प्राकृत बोलती हुई दिखाई गई हैं। देखो, संस्कृत जो थी वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जैसे आजकल ज्यादातर काम काजों के लिए हम इंग्लिश का यूज करते हैं, जैसे कोई फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है, तो ज्यादातर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, कुछ जगह हिंदी में भी मिलता है। ठीक है, उस समय क्या होता था, जो राज्य की भाषा थी, जो जैसे आजकल इंग्लिश मिलती है, उस समय ऐसे ही संस्कृत मिलती थी। जो संस्कृत जानते थे उनको विद्वान मानते थे। प्रकृत भाषा होती थी जो आम बोलचाल की भाषा होती थी, जैसे घर में जो भी भाषा आप बोलते हो उसको उन्होंने प्रकृत भाषा बोला है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नाम की एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। बहुत ज्यादा फेमस नाटक है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे भी पूछा जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा, ऐसे भी पूछा जाता है कि दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की युक्ति की जो प्रेम कहानी है वो किस नाटक में देखने को हमें मिलती है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में देखने को मिलती है। या फिर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि शकुंतला नाम की जो युक्ति थी, उनकी प्रेम कहानी, वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है कालिदास ने। ठीक है, और इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, सीरियल भी आते थे। ठीक है, मैंने देखा है किसी चैनल पे, जब काफी दिन पहले की बात है। तो शकुंतला का एक सीरियल भी चलता था और मूवी भी शायद आ चुकी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है एक युक्ति की। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ अंश इसमें दिए हुए हैं इस नाटक के, जो इसको आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो आपकी समझ में ना आए, तो इसको आप खुद से रीड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, चीनी यात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। देखो, जो फाशियन था वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के राजदरबार में। ठीक है, तो ये आया था और इसने कई सारी बुक लिखी है, और उसमें इसने आम लोगों के बारे में भी लिखा, जो भारत में उस समय जो लोगों की आम स्थिति थी उसके बारे में भी। और ये मेनली आए थे बुद्ध भगवान की खोज में, यानी कि बुद्ध भगवान ने किस तरह की शिक्षाएं दी, वो कहाँ किस तरह की चीजें थी, उनकी खोज में आए थे। चीनी यात्री जितने भी आए थे ज्यादातर उसके लिए ही आए थे और व्यापार के लिए आए थे। तो इन्होंने जो भी देखा भारत में उस समय, उसके बारे में लिखा है कि उन्होंने ऊंची और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, जो गरीब लोग होते थे उनको। उन्हें इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर और बाजार के भीतर आना होता था तो सभी जगह आगा करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क में आने से रोकते थे। ठीक है, ये इस तरह की चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा संजीव चित्रण किया गया है। यानी कि बाणभट्ट बता रहे हैं कि किस तरह का उस समय राज्य में माहौल होता था। ठीक है, तो ये भी आपके पढ़ने का है। सॉरी, गला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, बस जैसे तैसे करके मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आगे का हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसका लास्ट चैप्टर इस बुक का, चैप्टर नंबर 10, नेक्स्ट वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरे चैनल को सजेस्ट कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, उनको बता देना एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। पहले मैं थ्योरी कराती हूँ किसी भी चैप्टर की, उसके बाद एमसीक्यू कराती हूँ। आपको जो भी देखना है आप चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।